पाकिस्तान के प्रदर्शन से लेकर टीएलपी के प्रदर्शन से लेकर पाकिस्तान में गृहयुद्ध के हालात से लेकर पेरू तक में दुनिया भर के कई देशों में अभी भी प्रदर्शन हो रहे हैं और इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में युवाओं की भागीदारी है। पाकिस्तान में तो हालात इस कदर खराब हैं कि देश जलने की कगार पर खड़ा है और यहां तक कि पाकिस्तानी आर्मी ने प्रदर्शनकारियों पर आर्म्स और एम्यूनिशंस के इस्तेमाल से भी हिचक नहीं दिखाई है। बड़ी संख्या में पाकिस्तान में लोग मारे गए हैं, लेकिन ऐसी ही झड़पें साल 2025 में दुनिया भर के अलग अलग देशों में देखने को मिली, खास करके उन देशों में जहां पर राजनीतिक अस्थिरता और करप्शन चरम पर है, जैसे कि पाकिस्तान, जैसे कि मेडागास्कर, जैसे कि नेपाल, जैसे कि पेरू। तो क्या साल 2025 को आंदोलन वाला साल माना जाएगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं बात साफ है। मैं हूं आपके साथ विवेक चांडिल्य। हजारों आवाजें और एक ही मांग, बदलाव। साल 2025 का साल प्रदर्शनों का साल साबित हो रहा है। आर्थिक संकट, राजनीतिक भ्रष्टाचार, जलवायु परिवर्तन और लोकतंत्र की रक्षा, इन मुद्दों पर दुनिया भर में हजारों से दसियों हजार प्रदर्शन हो चुके हैं। एसीलेड के डेटा के मुताबिक केवल टॉप 20 देशों में ही 80,000 से अधिक नागरिक अशांति की घटनाएं दर्ज हो चुकी हैं। यह आंकड़ा न केवल बढ़ रहा है, बल्कि जेन ज़ी की अगुवाई में यह आंदोलन वैश्विक बदलाव भी ला रहे हैं। 2025 के प्रदर्शन के ट्रेंड्स, प्रमुख घटनाएं और उनके प्रभाव का डिटेल्ड एनालिसिस आपको बताते हैं। प्रदर्शनों की सटीक गिनती तो नहीं की जा सकती, क्योंकि कई बार छोटे लेवल पर भी प्रदर्शन होते हैं। फिर भी अगर बड़े ट्रैकर्स को देखा जाए, वैश्विक ट्रैकर्स को देखा जाए जो इन प्रदर्शनों को ट्रैक करती है, तो ये आंकड़े क्या कहते हैं? कार्नेज ग्लोबल प्रोटेस्ट ट्रैकर कहता है 147 से ज्यादा देशों में 700 से ज्यादा प्रदर्शन हुए हैं और 18% का इसमें इजाफा हुआ है और कई प्रदर्शन ऐसे रहे हैं जो 3 महीने से अधिक चले हैं। इनमें मुद्दा आर्थिक और राजनीतिक रहा है। क्राउड काउंटिंग कंसोर्टियम, जो कि बेसिकली अमेरिकी स्थित एक संस्था है, वो बताती है कि 10,000 से ज्यादा जनवरी से अप्रैल तक प्रदर्शन हुए अमेरिका में, जिसमें ट्रंप और मस्क विरोधी प्रदर्शन हुए। फरवरी में एक दिन में 2085 प्रदर्शन हुए। एसीलेड की अगर वर्ल्ड वाइड डेटा पर नजर डालें तो ये 80,000 से ज्यादा घटनाएं रिपोर्ट करता है, जिसमें टॉप 20 देशों को काउंट करता है, जिसमें अमेरिका, फ्रांस, पाकिस्तान, पेरू हॉटस्पॉट माने गए और बताया गया कि सालाना इस साल 2025 में 11.5% की वृद्धि है। विकिपीडिया पर जो लिस्ट हुई उसमें 102 से ज्यादा घटनाएं, जिसमें नेपाल, मोजाम्बिक और अमेरिका में फोकस रखा गया है। अलियंस कमर्शियल की रिपोर्ट बताती है कि 160 से ज्यादा नए प्रोटेस्ट हुए और कुल प्रोटेस्ट की संख्या 800 से ज्यादा रही है। एसीलेड के डेटा से साफ पता चलता है कि 2025 में प्रदर्शन 2024 से 15 से 20% अधिक हैं, जिसमें एशिया, अफ्रीका में 40% का उछाल आया है। इसमें प्रमुख घटनाएं कौन कौन सी हैं? 2025 के प्रदर्शन केवल सड़कों तक सीमित नहीं रहे, ये सोशल मीडिया से निकलकर सड़क पर आ रहे हैं और फिर संग्राम में तब्दील होते जा रहे हैं। सबसे पहले अमेरिका के प्रोटेस्ट को देखिए। हैंड्स ऑफ मेगा प्रदर्शन 5 अप्रैल, 1400 से ज्यादा शहरों में लाखों लोग सड़क पर उतर आए। ट्रंप प्रशासन की नीतियों, मस्क के टेस्ला सब्सिडी, पर्यावरण कटौती के खिलाफ ये प्रदर्शन हुए। हार्वर्ड की रिपोर्ट बताती है कि 2017 से इसका दोगुना प्रतिभाग रहा या लोगों की भागीदारी रही। परिणाम ये रही कि 12 राज्यों ने नीतिगत समीक्षा शुरू की। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट माना गया वो नेपाल का जेन ज़ी प्रोटेस्ट माना गया, जहां पर सोशल मीडिया से विद्रोह निकला और सड़क पर फैल गया, धीरे धीरे पूरे देश में फैल गया। टिकटॉक, फेसबुक जैसे सोशल मीडिया बैन के खिलाफ काठमांडू में 50,000 से ज्यादा युवा सड़क पर उतर आए, जो शिक्षा और स्वास्थ्य बजट की मांग करने लगे। परिणाम यह हुआ कि सरकार को सोशल मीडिया बैन हटाना पड़ा, वहां के प्रधानमंत्री को देश छोड़ना पड़ा और 20% बजट बढ़ाना पड़ा। साउथ अफ्रीकी देश मेडागास्कर में भी बिजली पानी संकट को लेकर जेन ज़ी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 1 लाख से ज्यादा लोग एंटानानारिवो में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जलवायु परिवर्तन से जुड़ा यह प्रोटेस्ट है। कार्नेज ट्रैकर में 3 महीने से अधिक चला हुआ प्रोटेस्ट बताया जाता है, जिसके बाद परिणाम यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय सहायता मेडागास्कर को 30% बढ़ाई गई है।
इसके अलावा यूरोप की अगर बात करें तो जॉर्जिया और हंगरी में लोकतंत्र रक्षा को लेकर जनवरी से जून तक जबरदस्त प्रोटेस्ट मिले। खासकर तिब्लिसी और बुडापेस्ट में 2 लाख से अधिक लोग चुनावी धांधली के खिलाफ सड़क पर उतर आए। परिणाम यह हुआ कि यूरोपीय यूनियन ने 5 देशों में निगरानी बढ़ा दी। बर्लिन से इंडोनेशिया तक जलवायु स्ट्राइक को लेकर प्रदर्शन हुए। 10% विंड एनर्जी, फॉसिल फ्यूल के खिलाफ है प्रदर्शन। 50 शहरों में 5 लाख से ज्यादा लोग प्रोटेस्ट में शामिल हुए। परिणाम यह हुआ 8 देशों ने नवीकरणीय लक्ष्य, जो फ्रेश एनर्जी होती है, जो रिन्यूएबल एनर्जी होती है, उसको संशोधित करने का लक्ष्य रखा। अब सवाल यह है कि इस तरह के ट्रेंड्स या प्रदर्शन आखिर बढ़ क्यों रहे हैं। जेनजी लीडरशिप इसे एक बड़ा मुद्दा बना रहा है। 60% प्रदर्शन 18 से 25 आयु वर्ग के लोग करते नजर आ रहे हैं। मोरक्को, फिलीपींस में शिक्षा और भ्रष्टाचार के खिलाफ प्रदर्शन हुए और यहां पर जेनजीज का एक बड़ा प्रभाव देखने को मिला। इसके अलावा अगर 2025 के प्रदर्शनों की बात की जाए तो यह केवल शिकायत नहीं है, यह समाधान की मांग है। हालांकि यह प्रदर्शन पॉजिटिव चेंजेस भी ला रहे हैं। हिंसा की बात की जाए तो 15% मामलों में हिंसा देखी गई। सरकारी दमन की बात की जाए तो 25 देशों में सरकारी दमन के जरिए इन आंदोलनों को कुचलने की कोशिश की गई, जो चिंता का विषय है, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। अब अक्टूबर से दिसंबर में 20,000 से ज्यादा प्रदर्शन संभावित हैं, खासकर COP30 से पहले जो समिट होनी है उसमें जलवायु को परिवर्तन को लेकर। 2025 साबित कर रहा है कि लाखों आवाजें अनसुनी नहीं रहती। नेपाल से पाकिस्तान तक, पाकिस्तान से अमेरिका तक, अमेरिका से पेरू तक, यह प्रदर्शन न केवल संख्या में है बल्कि प्रभाव में भी है। यदि आप किसी देश या मुद्दे पर कोई बात रखना चाहते हैं, आपकी बात में दम है, आप अपनी बात सरकार को सुनाना चाहते हैं, तो फिर प्रदर्शन का सहारा लिया जाता है। और यही हो रहा है इन दिनों इन देशों में। बात साफ है में फिलहाल इतना ही। चलते हैं न्यूज रूम और करते हैं इस पर डिटेल से चर्चा। शुक्रिया विवेक आपका। विवेक ने बात साफ है में इस बात को बिल्कुल साफ तरीके से बतलाया और समझाया कि आखिर दुनिया भर में ये जेनजी के जो आंदोलन है वो क्यों हो रहे हैं, क्या वजह है इसके पीछे कि जो युवा हैं 18 से 29 साल के ये जो युवा हैं वो सड़कों पर हैं और अपनी हकों की मांग कर रहे हैं। आज हम बात पेरू की कर रहे हैं क्योंकि पेरू पिछले 3 हफ्तों से सुलग रहा है। उसके पीछे वजह भी है क्योंकि वहां के युवा वर्ग नाराज है। नाराजगी की भी एक वजह है कि सरकार एक नई पॉलिसी को लेकर आई। वो पॉलिसी ये कहती है कि 18 साल से ऊपर का कोई भी अगर युवा है तो उसे एक इंश्योरेंस पॉलिसी लेनी पड़ेगी, पेंशन पॉलिसी लेनी पड़ेगी, और चाहे वो प्राइवेट सेक्टर की ले या फिर गवर्नमेंट सेक्टर की। युवाओं में इस बात की नाराजगी हो गई कि जब हमारे पास एम्प्लॉयमेंट ही नहीं है तो हम पेंशन के लिए किस्त जो है वो देंगे कहां से। और यही वजह है कि पेरू जो है वो पिछले 3 हफ्तों से सुलग रहा है। पिछले 5 सालों में अगर पेरू की बात की जाए तो 5 सालों में वहां पर 5 राष्ट्रपति बदल चुके हैं। यानी कोई भी राष्ट्रपति का टेन्योर अगर आप देखेंगे तो 1 साल से ज्यादा का नहीं रहा। कुछ तो केवल 5 महीने के लिए आए। हालांकि जो मौजूदा राष्ट्रपति हैं वो फिलहाल अभी जो डीना है वो पिछले 2.5 साल से हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि युवा सड़क पर क्यों आए। पहली वजह यही है कि कई लोगों को लगता है कि सरकार जो है ये जबरन वसूली कर रही है। यानी जो पेंशन को लेकर जो स्कीम सरकार लेकर आई है उसके पीछे की मंशा ये है कि युवाओं की जेबों को काटा जा सके। दूसरा बड़ी बात, युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है तो ऐसे में पेंशन के लिए पैसे जो हैं वो कहां से जमा करेंगे। जाहिर तौर पर 18 साल से ऊपर के उम्र के जो युवा हैं उनको पेंशन के लिए पैसे देने हैं, नौकरी है नहीं तो पेंशन वाले पैसों की किस्त वो देंगे कैसे। तीसरा, जो पेंशन को देने वाली प्रदाता जो संस्थाएं हैं वो पहले से ही भ्रष्टाचार की शिकायतें हैं। पारदर्शिता की वहां बेहद कमी है। सरकार ना ही पारदर्शिता की जो कमी है उसे दूर कर पाई है, ना ही भ्रष्टाचार के मामलों को कम कर पाई है। चौथा, लोग चाहते हैं कि यह उनकी इच्छा पर निर्भर हो। यानी कोई भी ये चाहे कि मुझे पेंशन स्कीम लेनी है या नहीं लेनी है,
वो वहां की यूथ तय करे, वहां की जनता तय करे, ना कि सरकार तय करे। और पांचवा, लोगों का कहना है कि सरकार को रोजगार, शिक्षा और सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए, ना कि जबरन वसूली पर। और यही वजह है कि एक जापान का एनिमेटेड जो कैरेक्टर है लूफी, उसके बैनर तले ये पूरा प्रदर्शन हो रहा है। लूफी के बारे में ये कहा जाता है ये कि कैरेक्टर जो है ये गॉडफादर का कैरेक्टर है और इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है। नमस्कार, न्यूज रूम में स्वागत है आपका। मैं हूं आशीष सिन्हा और इसी विषय पर अपने सहयोगियों के साथ चर्चा करेंगे। और मैं हूं आपके साथ किरण। आशीष ने देखिए बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर ये बताया कि जेनजीज जो है वो क्यों नाराज है, क्या वजह है पेरू के अंदर में आखिरकार ऐसा सिचुएशन आया तो आया क्यों। लेकिन देखिए ये सिर्फ अभी फिलहाल ही बातें नहीं है कि कुछ महीनों से जो है वो ऐसी स्थिति बनी हुई है। अगर हम 4 सालों का जिक्र कर ले तो 4 साल में 3 ऐसे देश है जहां पर तख्ता पलट जो है वो हो गया। चाहे हम बात नेपाल की कर ले, चाहे हम बात बांग्लादेश की करें, पेरू में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है। और ऐसा वो लोग कर रहे हैं जो 1997 से 2012 की बात की अगर हम बात करें उस समय में वो जन्मे हुए हैं। अब इसमें देखिए कि ऐसा कहा जाता है कि बिल्कुल कंफ्यूज मानसिकता वाले होते हैं ये जेनजीज, जो युवा पीढ़ी है, जो इंटरनेट और बाकी स्मार्टफोन के सहारे ही जो है अपनी जिंदगी को आगे बनाते हैं या बिगाड़ते हैं, इस तरह की स्थिति रहती है। और कहते भी हैं इनके बारे में कि 8 सेकंड से ज्यादा जो है ये बहुत ज्यादा अपने किसी सोच पर जो है अडिग नहीं रह पाते हैं। उन जेनजीज ने, उन युवाओं ने, उन यूथ ने जो है इस तरह का परिवर्तन कर दिया है। जी हाँ, यहाँ पर बातचीत देखिए 2 तरह से होगी कि क्या ये जेनजीज के तरफ से एक प्रदर्शन जो किया जा रहा है किस मानसिकता के तहत किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, या वाकई यहाँ पर सरकार की नाकामी है जिसकी वजह से जो है ये स्टेप जो है जेनजीज की तरफ से, यूथ की तरफ से उठाया जा रहा है। तो बिल्कुल मेरा मानना यही है कि सरकार की विफलता है, क्योंकि जेनजीज जो है वो आगे आने वाली चीजों को देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। एक भविष्य उनसे ही जो है वो देश का बनने जा रहा है। तो ऐसे में उनका इस तरह से एक कहे कि मुखर होना बहुत जरूरी भी होता है। और सरकार जहां भ्रष्टाचार में लिप्त, कई सरकारों पे ऐसे आरोप भी लगे हैं। हम चाहे नेपाल की बात कर ले, बांग्लादेश की बात कर ले, पेरू की बात कर ले, हर कोई जो है बेहतर शिक्षा यहाँ पर चाहते हैं, रोजगार चाहते हैं। इसी के साथ उनको चाहिए कि भ्रष्टाचार ना हो, करप्शन ना हो। इसी के साथ जो नेताओं के बच्चे होते हैं वो कितना बेहतरीन जिंदगी वो जीते हैं, लेकिन देश के युवा वो यहाँ पर बेहतर जिंदगी नहीं जी पाते हैं, गरीबी में रहने को मजबूर होते हैं। और यही सब बहुत बड़ी वजह है कि इस तरह से जो जेनजीज है, जो युवा पीढ़ी है वो सड़कों पर है और उनकी यही मांग है कि सरकार को बदल दे, वरना ये तमाम चीजें जो अभी फिलहाल भ्रष्टाचार चीजें चल रही हैं, शिक्षा नहीं है हमारे लिए, रोजगार नहीं है हमारे लिए, तो इन सबको खत्म करने की जरूरत होगी, वरना हम तख्ता पलट के लिए आगे आएंगे। देखिए, हमें पहले जनरेशन जेड को समझना पड़ेगा, क्योंकि 2019 की एक बेबी बूमर्स एक रिसर्च कंपनी है, उन्होंने एक रिसर्च करी और उसमें ये पाया कि जो जनरेशन जेड है, जनरेशन एक्स और मिलेनियल्स के कंपैरिजन में बहुत इनटॉलरेंट है। हाल फिलहाल में आपने बहुत सारी रिपोर्ट्स ऐसी देखी होंगी कि विद इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया वर्ल्ड सिनेरियो में रेजिग्नेशन रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है जेनजीज में। इससे ये साफ होता है कि जो जेनजी है वो बहुत इंटॉलरेंट, सेंसिटिव और एट द सेम मोमेंट जो है बहुत सैवेज है। मतलब अपनी चीज़ों को लेकर बोलने में, जहाँ पहले की जनरेशन में हम देखते थे कि वो चीज़ों को समझते थे और फिर उसके बाद कैलकुलेट होकर उसे बोलते थे कि इसके कोई रेपरकशंस जो है वो हो सकते हैं, नतीजे जो है वो शायद सही नहीं हो सकते हैं। लेकिन आज अगर हम जनरेशन जेड की बात करें, सोचिए कि वो जनरेशन एक्स से भी ज़्यादा इनटॉलरेंट है। यानी कि जो अभी आने वाली, जो अभी हम देख रहे हैं कि जो जनरेशन एक्स अभी पढ़ रही होगी या फिर अभी उनकी पेरेंटिंग जो है वो हो रही होगी, वो भी अभी ऐसी पेरेंटिंग उनको मिल रही है कि सही और गलत की उन्हें उनके पेरेंट्स जो है वो दे रहे हैं शिक्षा। लेकिन अगर हम बात करें जनरेशन जेड की, तो वो बहुत सैवेज है हर एक चीज़ को लेकर। पॉलिटिकल पोलराइजेशन इस रिसर्च के अंदर बताया है कि अगर उनका एक पॉलिटिकल ओपिनियन है तो वो उसको लेकर बहुत कट्टर है। यानी कि हमारा ये पॉलिटिकल ओपिनियन है, हम ये मानते हैं, सामने वाला अगर उसके ऑपोजिट कुछ और मानते हैं तो वो उसको भी टॉलरेट जो है वो नहीं कर पाते हैं। इसमें स्पेशली जिनजीज को ही मार्क कर देना या फिर उनको बताएं उनकी वजह से आंदोलन हो रहे हैं, इसमें हमें 2-3 चीज़ों को और बहुत गहरी पड़ताल के इसमें करनी होगी। अब नेपाल का आंदोलन क्यों हुआ, पेरू के बारे में तो आशीष जी ने बता दिया, तो मैं इसको रिपीट नहीं करूंगा। नेपाल के आंदोलन के पीछे क्या था? नेपाल के आंदोलन के पीछे था सोशल मीडिया और इंटरनेट को बैन करना। 4 सितंबर 2025 को वहां सरकार ने 26 सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे टिकटॉक, फेसबुक, इंस्टा, इन सबको बैन कर दिया और इस पर प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि इन कंपनियों ने नेपाल के कानून का पालन नहीं किया, इसलिए इनको बैन किया जाता है।
अब हुआ ये कि जैसे ही ये बैन लगा तो जो यूथ थे, जिनको पलक जेनजी कह रही हैं, जनरेशन जेड, उनके मन का जो गुस्सा था, क्योंकि सोशल मीडिया पर क्या चल रहा था ये देखने वाली बात है। सोशल मीडिया पर ये चल रहा था कि वहां की सरकार के खिलाफ, वहां के करप्शन के खिलाफ, वहां के सिस्टम के खिलाफ, वहां की ब्यूरोक्रेसी के खिलाफ सोशल मीडिया पर लोग जम के भड़ास निकाल रहे थे और सोशल मीडिया पर बाकायदा कैंपेन भी चलाया जा रहा था। लेकिन जैसे ही सोशल मीडिया बैन हुआ, लोगों को लगा कि ये जो है मामला ये अब चुप कराने का है, यानी कि ये चाहते हैं कि हम खामोश हो जाएं, हम सोशल मीडिया पर भी कुछ ना लिखें, हम जैसे सरकार दबाने का प्रयास था, जैसे कि बिल्कुल एग्जैक्टली दबाने का प्रयास था। तो ये जो ऑनलाइन अभियान को दबाने का प्रयास किया गया, तो वहां पर युवाओं ने हैशटैग नेपो किड्स जैसे हैशटैग से राजनेताओं के बच्चों की आलीशान जिंदगी पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे, जिसके बाद ये कानून लाया गया था। प्रतिबंध के बाद वहां के युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा। उसके बाद वो सड़क पर आ गए और वीपीएन और ऑफलाइन ऐप जैसे कि बिटचैट का इस्तेमाल करते हुए एकजुट हो गए। कई सारे ऐसे एप्लीकेशंस हैं जिसका आप ऑफलाइन एप्लीकेशन भी तौर पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बगैर इंटरनेट के इस्तेमाल कर सकते हैं। अब भ्रष्टाचार और नेपोटिज्म पर बात आ गई कि भाई करप्शन इतना है। हुआ ही कि नेपाल में लंबे समय से राजनीतिक भ्रष्टाचार चरम पर था। राजनेताओं के परिवारों को सरकारी संसाधन का दुरुपयोग करने का वीडियो वायरल हो रहा था। युवा पीढ़ी, जिन्हें जनरेशन जेड कहा जाता है, जेनजी को लगा कि लोकतंत्र असफल हो गया है। राजनीतिक दल जैसे कि नेपाली कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी केवल सत्ता के लिए लड़ते हैं, विकास के लिए नहीं काम करते हैं। ये डेवलपमेंट नहीं करेंगे, ये सिर्फ अपने मतलब का काम रखेंगे। और इसी वजह से आंदोलन शुरू हुआ। लेकिन शुरुआत में आंदोलन बहुत शांतिपूर्ण था, लेकिन मिसमैनेजमेंट की वजह से, एक तो युवाओं को दबाने की कोशिश, उन पर हिंसा, उनको जबरन रोकने की कोशिश, ये जो कुप्रबंधन था, इससे ये जो है ये जो प्रोटेस्ट था ये भयंकर प्रोटेस्ट में तब्दील हो गया। और उसके बाद वो तस्वीरें आपने देखी ही थी, आपको याद ही होगी कि नेपाल में आखिरकार क्या हुआ था। कहते हैं पूर्व रक्षा मंत्री मिनेन्द्र रिजाल ने इसे राजनीतिक दलों की लापरवाही बताया था। एक और रीजन है राजनीतिक अस्थिरता। नेपाल में 2008 से गणतंत्र की स्थापना हुई और 13 सरकारें 8 से 25 तक में बदल गई, यानी 17 साल में 13 प्रधानमंत्री, कोई स्थिरता नहीं आई। माओवादी विद्रोह भी 1996 से 2006 तक चला था, उसके बाद भी समस्याएं बरकरार रहीं। इसके बाद आंदोलनकारियों ने राजशाही की बहाली, हिंदू राष्ट्र की घोषणा और बालेन शाह जैसी युवा नेताओं को सत्ता सौंपने की मांग करने लगे। कुछ विश्लेषकों का यह भी मानना था कि अचानक उपजा असंगठित था, लेकिन यह गहरी निराशा से निकला हुआ आंदोलन था। तो अब इसके पहले एक और जगह का जिक्र करता हूं मैं, मेडागास्कर की बात। शायद आप लोगों ने पता होगा कि वहां के प्रधानमंत्री भाग गए देश छोड़ के जेनजी आंदोलन की वजह से। वहां पर तो सेना जो है वो आंदोलनकारियों के साथ आगे खड़ी हो गई। उन्होंने कहा कि भाई हम जो है हम इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इनकी मांग जायज है। और सेना ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और प्रोटेस्टर्स की रक्षा करने लगी वहां की सेना मेडागास्कर में। तो वहां पर सेना ने उनको सपोर्ट किया, उनको प्रोटेक्शन दिया और वहां पर भी यही हुआ। वहां पर भी सेम कंडीशन है। वहां पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है और पानी की समस्या से बहुत दिन से परेशान है। अच्छा, वहां की इकोनॉमी भी बहुत डल है, बहुत वीक है और उसको भी बूस्ट करने के लिए कुछ नहीं कर पा रहे। बिजली नहीं है तो वहां पर जो ग्रिड्स हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे, इंफ्रास्ट्रक्चर काफी पुराना हो गया। तो जब आप किसी चीज से लड़ते लड़ते, संघर्ष करते करते थक जाते हैं और आपको लगता है कि इसका कोई निदान नहीं है, तब इस तरह का आंदोलन उपजता है। जैसे भारत की बात करें तो यहाँ अन्ना आंदोलन एक देखने को मिला था, उसमें बहुत सारे लोग पहुंचे थे और उसके बाद भारतीय राजनीति की दशा और दिशा दोनों बदल गई। उससे पहले जेपी का आंदोलन भी हुआ था, तो उसमें भी एक निराशा से, कोई भी आंदोलन निराशा से उपजता है। जितने भी आंदोलन इस वक्त आप देख रहे हैं पूरी दुनिया में, जहां जहां भी हो रहे हैं, वो बेसिकली मिसमैनेजमेंट, कुप्रबंधन और साथ ही साथ निराशा की वजह से उपजे हालात की वजह से आंदोलन पर उतारू होना पड़ता है। अब युवा इसको लीड कर रहे हैं क्योंकि युवाओं की भागीदारी इन देशों में ज्यादा है। भारत में भी भारत को भी वैसे बहुत युवा देश कहा जाता है, तो भारत में भी बहुत युवा हैं, 40%। तो भारत में भी मैं कह रहा हूं, ये कहा जाता है कि भारत सबसे युवा देश है। तो आप देखेंगे कि ये जितने भी जेनजी आंदोलन हुए हैं, जहां जहां भी हुए हैं, वहां युवाओं ने ही इसे लीड किया है। क्योंकि आज का युवा सवाल पूछ रहा है, अच्छी बात है, सवाल, क्वेश्चंस उठाए जाने चाहिए, पूछे जाने चाहिए, और यही जेनजी आंदोलन में दिख रहा है। लेकिन हाँ, थोड़ा सा अगर मिसमैनेजमेंट होता है तो यह आंदोलन हिंसात्मक रूप अख्तियार कर लेता है। अब ये पाकिस्तान का एग्जाम्पल ले लीजिए, वहां पर टीएलपी ने प्रोटेस्ट शुरू किया शहबाज सरकार के खिलाफ कि आपने डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर कलमा पढ़ा, डोनाल्ड ट्रंप से दोस्ती की, अमेरिका से दोस्ती की और फिलिस्तीनियों के खिलाफ जिहाद किया। हजारों प्रोटेस्टर सड़क पर उतरे, पीस
फुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, मार्च कर रहे थे, और तभी पाकिस्तानी आर्मी ने उन पर गोलियां बरसानी शुरू कर दी और कहते हैं 500 से ज्यादा पाकिस्तानी मारे गए और तकरीबन 2000 से ज्यादा पाकिस्तानी घायल हुए। तो एक वहां पर भी एक पाकिस्तान भी ऐसा देश है जबकि जहां तहरीके लब्बैक पाकिस्तान की 5वीं सबसे बड़ी पार्टी है, राजनीतिक पार्टी। बिल्कुल, टीएलपी। हाँ, तो सबसे बड़ी। वो पाकिस्तान में देखिए हालात एक आपका 2 कंट्री है, एक आपका मेडागास्कर भी है जहां आर्मी प्रोटेक्ट करती है प्रोटेस्टर्स को, आंदोलन को, जेंजीज को, और दूसरी तरफ पाकिस्तान एक ऐसी जगह है जहां पर प्रोटेस्टर्स को गोली मार दी जाती है, मशीन गन चला दी जाती है। अच्छा, वो हेलीकॉप्टर, गनशिप हेलीकॉप्टर से भी फायरिंग हुई थी उसमें, स्नाइपर्स लगाए हुए थे कहा जा रहा था। तो ये भी एक तरीका, खैर ये तो दूसरी बात हो गई, लेकिन बड़ी बात यह है कि इस तरह के आंदोलन जो देखने को मिलते हैं वो गहरी निराशा से उपजते हैं, और यही इन देशों में हुआ है, चाहे वो नेपाल की बात हो, पेरू की बात हो, चाहे वो मेडागास्कर की बात हो, चाहे वो फिर पाकिस्तान की बात हो। जी। 4 मुल्कों के बारे में विवेक ने बताया, अब 3-4 मुल्क और इसमें ऐड कर देते हैं। मोरक्को में भी जेनजी आंदोलन हुआ सरकारी भ्रष्टाचार के खिलाफ, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को लेकर यहाँ पर भी जो जेनजी जनरेशन थी वो सड़कों पर आई। इसके अलावा इंडोनेशिया में हुआ, जहां पर महिला अधिकार, जलवायु नीति और टिकटॉक पर जो प्रतिबंध लगाया गया था, सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया था, इसके खिलाफ जो जेनजी जनरेशन थी वो सड़कों पर आई। अगर हम लब्बो लबाब देखें, ये सारे मुल्क जहां नेपाल, मोरक्को, मेडागास्कर, इंडोनेशिया, नाइजीरिया, घाना, अर्जेंटीना और ब्राजील, जहां पर ये आंदोलन हुए हैं, उसमें एक कॉमन वजह जो है वो निकल कर आती है कि सभी आंदोलन भ्रष्टाचार मुक्त शासन की मांग कर रहे हैं। यानी इन आंदोलन के पीछे कोई सबसे बड़ी वजह रही तो वो वहां की मौजूदा सरकार का भ्रष्टाचार था, जिससे तंग आकर युवाओं को सड़कों पर आना पड़ा। जो दूसरी सबसे बड़ी वजह थी वो थी बेरोजगारी। लोग युवा काम करना चाह रहे थे, लेकिन युवाओं के पास रोजगार नहीं था, नौकरी नहीं थी। जब नौकरी नहीं होगी तो वो काम करेंगे कैसे? तीसरा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। कई बार हमने कई मुल्कों में देखा है कि जहां पर सेंसरशिप लगाकर युवाओं की आवाजों को कुचलने की कोशिश की गई, लेकिन युवा वहां पर मुखर होकर उभर कर सामने आए। एक जेनजी जनरेशन का ही एक कोट है, वो मैं करना चाहूंगा आपके सामने, कि हम सिर्फ लाइक्स नहीं जवाब चाहते हैं, हम सिर्फ लाइक्स नहीं जवाब चाहते हैं, हम सिर्फ पोस्ट नहीं करेंगे, बदलाव भी लाएंगे। तो ये जो युवा हैं, ये इस सोच के साथ मैदान में आ रहे हैं, और इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि भ्रष्टाचार है, कहीं ज्यादा है कहीं कम है, भ्रष्टाचार है। दूसरा, रोजगार एक बहुत बड़ा अवसर है, क्योंकि दुनिया में जो युवा आबादी है वो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, और युवा काम चाहते हैं। काम नहीं मिलेगा तो हथियार उठाएंगे ही या फिर सड़कों पर आएंगे ही। कमोबेश पूरी दुनिया में देखने को ये मिल रहा है। जी बिल्कुल, जो 2 लाइन आशीष ने यहाँ पर कही उसी को थोड़ा सा और आगे और थोड़ा सा इसको मोल्ड करते हुए कि सिंहासन खाली करो, जेनजीज आ रहे हैं। अब तो ये स्थिति जो है पूरी दुनिया में देखने को मिल रही है। अब ऐसे में देखिए जिक्र हो रहा है कि जेनजीज ही आखिरकार आंदोलन में क्यों, और सोशल मीडिया ही क्यों एक तरह से माध्यम है। देखिए सोशल मीडिया बहुत जल्दी अपने बातों को, विचारों को, या किसी तरह से कोई नाराजगी है उन सबको जाहिर करने का और फैलाने का बहुत अच्छा माध्यम है, तरीका है। और यही वजह है कि सोशल मीडिया जो है सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है एक तरह से बेस बन रहा है जेनजीज के आंदोलन को और ज्यादा आगे बढ़ाने को लेकर के। ऐसे में देखिए जो अभी का डेटा है उसके हिसाब से आपको बता दें, जितने भी जनरेशन जेड के युवा हैं उनका यह है कि उनके पास 97% ऐसे लोग हैं जिनके पास में स्मार्टफोन है, इसलिए बहुत आसानी हो जाती है कि एक एक बात जो है लोगों तक पहुंच जाती है। 94% की अगर मैं बात करूं तो सोशल मीडिया पर वो अपना समय सबसे ज्यादा बिताते हैं। और मुझे लग रहा है दर्शक भी इस बात से जो है वाकिफ भी होंगे, क्योंकि खुद भी बहुत समय मैं भी बिताती हूँ, बहुत सोशल मीडिया पे देखती हूँ कि क्या दुनिया में चीजें चल रही हैं। ऐसे में एआई का भी जमाना देखिए आ रहा है, तो 57% ऐसे हैं जो एआई का इस्तेमाल यहाँ पर करते हैं। अब ऐसे में लगातार बात हो रही है कि आखिरकार वजह क्या रही, तो इसके भी परसेंटेज के हिसाब से जो है एक डेटा निकाला गया कि जेनजीज जो है मासिक खर्च जो है, यानी कि मंथली जो उनका एक एक्सपेंडिचर है वो बहुत कम ही निकाल पाते हैं, बहुत मुश्किल से निकाल पाते हैं। तो ये जब पॉकेट में पैसा नहीं होगा, जब शिक्षा आपके पास नहीं होगी, तो वो आंदोलन का एक रूप ले ही लेगा। 61% की अगर मैं बात कर लूं तो वित्तीय एक तरह से एंजाइटी से वो जूझ रहे हैं। और ये पीढ़ी देखिए महंगाई, कर्ज, अनिश्चितता, नौकरी, जिसका जिक्र जो है लगातार मेरे सहयोगी भी यहाँ पर कर रहे हैं, इन सब चीजों से गुजर है। तो 61% के करीब वो हैं। और 51% की अगर मैं जेनजीज की बात कर लूं तो उनका ये मानना है कि हेल्थ
हमेशा सर्वोपरि है, यानी कि आपका हेल्थ अच्छा होना चाहिए, लेकिन उसमें भी कमी है। और इसके बाद परिवार, पैसा, पार्टनर, इन सब रिश्तों को वो बहुत ज़्यादा तवज्जो जो है वो देते हैं, लेकिन वो इस भ्रष्टाचार के तहत जो है एक तरह से कहे कि सूली पर चीज़ें चढ़ जाती हैं। जो जिंजीज की मांग है, जो वो अपने लिए, अपने परिवार के लिए सोचते हैं, लेकिन वो सब चीज़ें इनको मिल नहीं पाती है। और यही वजह है कि ये युवा अब मुखर होकर के सड़कों पर उतर रहे हैं और सोशल मीडिया उनका सबसे अच्छा माध्यम, क्योंकि एकजुट अगर करना है, आह्वान करना है, तो सोशल मीडिया उनके लिए सबसे आसान सा एक रास्ता है। पलक। बिल्कुल किरण, जेनजी की अगर बात करें, उनका ये कहना है माई वे और हाईवे। अभी कुछ समय पहले हम इसी न्यूज़ रूम में चर्चा कर रहे थे और विवेक ने एक बात कही थी कि आज की जो पीढ़ी है रील्स की वजह से बहुत मतलब उनकी जो देखने की कैपेसिटी है, शायद आप रिटेंशन बता रहे थे कि वो बहुत कम होते जा रही है। अटेंशन कैपेसिटी काफ़ी कम हो गई है। इसके अलावा किसी भी चीज़ में तुरंत उनको इंटरेस्ट खत्म हो रहा है, रिप्लाई चाहिए होता है। इसको बिल्कुल जो जिक्र किया कि 8 सेकंड ही मुश्किल से जो है वो किसी भी चीज पे रह पाते हैं, अटेंशन दे पा रहे हैं किसी भी चीज़ को। तो ये मुझे लगता है कि ठीक है, प्रोटेस्ट हो रहा है, आपके पास राइट है अलग अलग डेमोक्रेटिक कंट्री में, लेकिन ये एक चिंता का विषय भी है कि लगातार हम ये चर्चा करते हैं कि हम इतने इंटॉलरेंट क्यों हो रहे हैं। अगर आप हर एक देश में देखिए, बहुत सारे मुद्दे होते हैं किरण। अनएम्प्लॉयमेंट हो सकती है, कभी कभार आपको ऐसा लगे शायद सरकार आपकी बात नहीं सुन रही है, कभी कभार आपको ऐसा लगे कि आपके अनुसार चीज़ें नहीं हो रही है, लेकिन हर एक मुद्दे के लिए अगर ये जनरेशन जेड प्रदर्शन करने लग जाएगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ पर उस कंट्री की गवर्नमेंट के लिए स्टेबलाइज गवर्नमेंट देना, बहुत मुश्किल हो जाएगा वहाँ की सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। एक कहते हैं ना, कोई भी चीज़ जो होती है वो एक लिमिट तक ही ठीक लगती है कि ठीक है, नेपाल में जो हुआ आपको लगा कि आप सोशल मीडिया पर अपनी भड़ास निकाल वहाँ देते पर हैं, करप्शन बहुत, चीज़ें लिख देते हैं, बहुत चरम पर चला वही गया था। ले लिया और उसको दबाने के लिए आप सोशल मीडिया को बंद करने की कोशिश कर रहे थे। आप विकल्प दीजिए ना, चाइना ने विकल्प दिया हुआ ना, चाइना में सारे सोशल मीडिया बैन है, लेकिन उन्होंने अपने जनता को विकल्प दिया। वो वी चैट चलाते हैं, वो गूगल की जगह बाइडू यूज करते हैं। अब देखिए ना, 2025 को अगर देख लीजिए तो उसको आंदोलन का साल कहा जा रहा है। नेपाल की चर्चा हमने करी ली, बांग्लादेश में देख लिया क्या हुआ, छात्रों का जॉब कोटा, भ्रष्टाचार का विरोध, शेख हसीना को वहां से भागना पड़ा। इंडोनेशिया में मजदूर अधिकार, सरकारी नीति, संसद भवन पर हमला। पाकिस्तान में देखा आपने कश्मीर में आर्थिक संघर्ष और कश्मीर में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मांग, सीमा संघर्ष, और साथ ही साथ आपने टीएलपी का प्रोटेस्ट देख ही लिया। अफ्रीका में मोरक्को में शिक्षा, स्वास्थ्य, भ्रष्टाचार पर, और फीफा वर्ल्ड कप 2030 पर खर्च का विरोध। मेडागास्कर में बिजली पानी कमी, कीनिया में कर वृद्धि, मोजाम्बिक में चुनाव धांधली, जिम्बाब्वे में आर्थिक संकट, यूक्रेन में भ्रष्टाचार विरोध, फ्रांस में नस्लवाद, दक्षिणपंथी उभार, ओवर टूरिज्म, सर्बिया में भ्रष्टाचार, जॉर्जिया में यूरोपीय संघ सदस्यता रद्द, चुनाव धांधली, बोस्निया में, बाल्कन में एंटी गवर्नमेंट, हंगरी में मध्य पूर्वी यूरोप में लोकतंत्र का विरोध, यूके में फिलिस्तीनी एक्शन प्रतिबंध, 890 गिरफ्तार हुए उसमें, स्पेन, इटली में, पुर्तगाल में ओवर टूरिज्म, पर्यटन का नकारात्मक प्रभाव, संयुक्त राज्य अमेरिका में ट्रंप की नीतियों की वजह से बहुत इमिग्रेशन रेट्स और प्रोजेक्ट पर और एंटी ट्रंप प्रोटेस्ट हुए अप्रैल के महीने में, और उसके वीडियोज भी काफ़ी वायरल हुए। पेरू की बात अभी चली रही है, अपराध, भ्रष्टाचार। मेक्सिको में कार्टेल हिंसा और दवा युद्ध वृद्धि, इक्वाडोर में स्ट्राइक्स और रोड ब्लॉक्स की खबर सामने आई। तुर्की में भी इमामोग्लू की गिरफ्तारी और भ्रष्टाचार। जॉर्डन में, मतलब लंबी लिस्ट है, मैं पूरी दुनिया में हर एक कोने का नाम भी ले लूँ तो शायद इसमें 1 घंटे का वक्त लग जाएगा। तो इसलिए 2025 को आंदोलन का साल कहा जा रहा है। लेकिन इसको, हाँ ठीक है, इसको स्टडी करने की आवश्यकता है कि ये इतने आंदोलन क्यों है, लेकिन इसमें से मोस्ट कॉमन फैक्टर जो है वो करप्शन है, जैसे कि थोड़ी देर पहले आशीष ने भी बताया। न्यूज़ रूम में फिलहाल इतना ही। डेली पर खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।